Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. So let's discuss the current affairs and multiple choice questions regarding the current affairs जो कि 11th अगस्त 2025 से रिलेटेड है, राइट? तो आज का जो सोर्स है न्यूज़पेपर का वो सोली द हिंदू ही है, ठीक है। टू बिगिन विद आज के जो करंट अफेयर्स होंगे मेजरली उसमें आपका काम क्या होगा कि नोट्स आप खुद बनाएंगे इन डिटेल, क्योंकि धीरे धीरे आई वांट यू टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस कि आपको पता है कि क्या क्या चीज़ों को अब एक्सट्रैक्ट करना है, जो कि मेजरली न्यूज़पेपर में आपको यहाँ पर हेल्प भी करेगा, है ना। तो अब सारी चीज़ें यहाँ पर बिकॉज मतलब मैं बाकी इंस्टीट्यूट की तरह बाकी टीचर्स की तरह आई डो नॉट बिलीव इन स्पून फीडिंग, है ना। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मेजर जो चीज़ें होंगी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, बाकी इन डिटेल उससे रेलिवेंट जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको जनरली बता देती हूँ अगर कोई होता है तो, ठीक है। बाकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आपका काम होता है यहाँ पर। देन नॉमिनेशंस टू J&K असेंबली आउटसाइड द रियल्म ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बेसिकली एक जो है 2024 में ना केस लॉन्च हुआ था, या केस PIL बेसिकली अगर हम बोलते हैं वो लॉन्च की गई थी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर का 2019 और 2023 का, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये बोला गया है कि 5 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको LG दैट इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन नॉमिनेट इनटू द गवर्नमेंट एंड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। सो पॉइंट हियर इज कि वो जो केस है जो PIL फाइल की गई थी उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट से इसका रिस्पॉन्स मांगा गया था, एंड उसी रिस्पॉन्स के बेसिस पे यहाँ पर बोला गया कि यहाँ पे जो 5 मेंबर्स है विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली अगर कर सकते हो आप नॉमिनेट, तो विद रिस्पेक्ट टू दैट ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच में इंटरफेरेंस ही नहीं है तो ये 5 सीट्स का अगर मार्जिन कोई भी रखना चाहे तो वो सरकार भी बना सकता है, ये बोला गया था जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अब रिस्पॉन्स देने के लिए आपके पास जो पिक्चर में आए गए हैं, एंड मेजरली मैंने यहाँ पर एक शायद गलती पकड़ी भी है, जो यहाँ पर सेक्शन 15A, B एंड C आपको मेंशन किया गया है ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड 2023, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सेक्शन 14 होना चाहिए एंड नॉट सेक्शन 15, ठीक है। तो सेक्शन 14 है ये बेसिकली। तो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको यही बोला गया है, तो LG जो है वो अगर नॉमिनेट भी करते हैं ना किसी व्यक्ति को, अगर हम देखें तो ये जो ऑलरेडी रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये यूटी को लेकर है, क्योंकि J&K का करंट स्टेटस हमारे पास यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, तभी वहाँ पे LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर वो तभी है वहाँ पर, ठीक है। उन्होंने ये चीज़ बोली कि हमारे पास जो अब एक्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारी यूनियन टेरिटरीज का एक्ट है, विद रिस्पेक्ट टू दैट आप ये चीज़ भी अगर देखो, सरकार का जवाब यही था पहली चीज़ कि लेजिस्लेटिव असेंबली में यहाँ पे नॉमिनेशंस वाला जो पॉइंट आता है जिसपे उन्होंने बोला कि सरकार भी बनाई जा सकती है, वो चीज़ यहाँ पर कहीं से भी सही नहीं होती। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास जो यूटीज के से रिलेटेड एक्ट है उससे भी तो गवर्न होता है ना ये, ठीक है। प्राइमरी सोर्स हमारे पास वो यूटी या यूनियन टेरिटरीज एक्ट ही है 1963 का, उसके अंडर जो उससे पावर डिराइव करता हूँ हमारे पास ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019 एंड 2023 है ना, वो चीज उसके ऊपर भी लागू होगी, चाहे आप सेक्शन 14 जो कि इसमें सेक्शन 15 मेंशन किया गया है, चाहे आप सेक्शन 14 की यहाँ पर बात ले लीजिए, वो उससे भी डिराइव होगा। तो हम अगर टोटली आप बोल रहे हो कि अल्ट्रा वायरस है, अल्ट्रा वायरस उन्होंने बोला था कि अल्ट्रा वायरस ही बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। इसको हम अल्ट्रा वायरस घोषित नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरीली जो हमारे पास यूनियन टेरिटरीज एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली प्लस हमारे पास जो रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उन दोनों के अंदर यही चीज मेंशन की गई है कि जितनी भी सरकार बनाने के लिए आपको चाहिए टोटल मेजॉरिटी, वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी नॉमिनेटेड मेंबर्स के अंदर। ऑटोमेटिकली यहाँ पर उन्होंने पुडुचेरी का एग्जांपल दिया कि जहाँ पे 30 सीट्स तो हैं, 3 मेंबर्स जो है अगर वहाँ पे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं अगर वो नॉमिनेट कर सकते हैं तो इट इज 30+3, ठीक है, 33 होगा वो टोटल। तो 30 मेंबर्स के ऊपर या 30 सीट्स के ऊपर ऑल टुगेदर इलेक्शंस होंगे, 3 मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते हैं LG के द्वारा, तो वो इंक्लूड नहीं कर सकते। तो सरकार बनाने वाली अल्ट्रा वायरस उसको कहने वाली कोई सिचुएशन या ऐसी नहीं बनती है यहाँ पर, ठीक है। तो इन जो इंटरप्रिटेशंस को गलत तरीके से मत अपनाइए, उन्होंने यहाँ पर ये क्लैरिटी आपको दी, ठीक है। ऑटोमेटिकली उन्होंने यही बोला कि जो सेक्शन 12 है यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 का, वो अप्लाई करता है ऑटोमेटिकली पैरीमेटेरिया, मतलब ऑटोमेटिकली वो अप्लाई करता है ओवर सेक्शन 14 आना चाहिए, 14A एंड 14B ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट, एंड अकॉर्डिंगली जो नॉमिनेशन सो मेड will be without the aid and advice of the Council of Ministers being outside the realm of business of the elected government of J&K। तो अगर ये पावर बाकी जगह हम LGs को दे रहे हैं तो यहाँ पे भी दे दी, तो हमने कोई गलती तो नहीं की। तो यहाँ पर कश्मीर को लेकर या J&K को लेकर ही स्पेसिफिकली आप मुद्दा क्यों उठा रहे हैं कि अभी कोर्ट के अंदर फर्दर इसके ऊपर हेयरिंग अगस्त 14 के ऊपर होनी है, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगी,
ठीक है, बाकी इन डिटेल आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, बट मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पे जो सेक्शन 15 मेंशन किया गया है दैट शुड बी सेक्शन 14 ऑफ द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। ठीक है, सवाल देख लेते हैं। द रिजर्वेशन फॉर वुमेन हैज बीन लिमिटेड फॉर 15 years एज पर द J&K रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2023। Second, 1/3 of the total number of seats to be filled by direct election to the Legislative Assembly of the Union Territory of Jammu and Kashmir। तो ये दोनों क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली ये पहली स्टेटमेंट आपको यही चीज बोलती है कि रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2023 का जो है उन्होंने फिक्स कर दी है कि जो वुमेन की रिजर्वेशन की जाएगी दैट इज 1/3 रिजर्वेशन, क्या वो सिर्फ और सिर्फ इनिशियल 15 सालों के लिए ही है। दूसरी स्टेटमेंट ये कह रही है कि 1/3 जितनी भी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आती हैं दैट आर टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट इलेक्शंस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो सर्टन नंबर ऑफ सीट्स है ना वो रिजर्व कर दी गई हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले रीजन के लिए भी। ठीक है, सो अब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो रिजर्वेशन है उसको साइड पर रखते हुए जिस पर डायरेक्ट इलेक्शंस होंगे विद इन द टेरिटरी ऑफ J&K अभी जो करंटली हमारे पास है, क्या वो 1/3 ही होंगे या नहीं? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ऑफ देम। ठीक है, तो ये जो आपका रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसका सेक्शन 14 यही बोलता है, 14A सब क्लॉज 3 कि 1/3 of the total number of seats to be filled by direct elections to the Legislative Assembly of the Union Territory of J&K including the number of seats जो कि रिजर्व की जाएंगी टू women जो कि SC/STs को यहाँ पर बिलोंग करेंगी एंड दैट शैल बी रिजर्व फॉर women, ताकि पार्लियामेंट जैसे मे बाय लॉ डिटर्मिन, क्योंकि यूटी है तो पार्लियामेंट का यहाँ पर रोल ऑटोमेटिकली आता है। दूसरी चीज यह है कि 15 साल के लिए जो रिजर्वेशन की गई है, ठीक है, दे हैव बीन पब्लिश एंड शैल सीज टू हैव इफेक्ट ऑन द एक्सपिरेशन ऑफ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम सच कमेंसमेंट। जो 14B है उसका क्लॉज 1 जो है आपको ये चीज बोल रहा है कि विमेन रिजर्वेशन जो है इस तरीके से की जाएगी कि रोटेशनल बेसिस पे, डीलिमिटेशन के बेसिस पे। ठीक है, एंड सिंस यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पर नहीं बताई गई हैं तो आप यहाँ पर ये भी नहीं मान के चल सकते जो न्यूज ने आपको बोला। न्यूज के अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया गया था कि जो आप मेजोरिटी बनाने वाली बात बोल रहे हो ना वो चीज पॉसिबल नहीं हो सकती है, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है वो हमने कहीं पे एस्टैब्लिश ही नहीं की है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास जो पीओके वाले एरिया के अंदर रिजर्वेशन की गई है या जो सीट्स हैं जो इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली बात होती है आने वाले टाइम में, वो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है ना। तो सरकार बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ सीट्स नहीं, बस आपको यहाँ पर मिनिमम बताया गया है कि कितने आपको डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू कंडक्ट कराने हैं जिसके अंदर जो सीट्स आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो टोटल हमारा करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी बनता है। देन इंडियन एशियन ऑफिशियल्स टू बिगिन फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स रिव्यू ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर टुडे। तो अब इसके अंदर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है कि एशियन नेशंस के साथ इंडिया ने ट्रेड काफी टाइम से यहाँ पर कंडक्ट कराया है। ठीक है, बट अभी रिसेंटली हमारे पास क्या जो आई थी स्टेटमेंट आई थी पीयूष गोयल की। ठीक है, उन्होंने यही बोला था कि ये जो एग्रीमेंट्स हम एशियन के साथ करते हैं ना, एशियन नेशंस के साथ करते हैं, दीज आर सिली। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो एशियन नेशंस हैं ऑल टुगेदर वो हमारे पास सस्ता माल भेजते हैं, चाइनीज प्रोडक्ट भेजते हैं रीराउट करके, कि जो चाइना है अब इन एशियन नेशंस के पास सामान भेजता है। आई थिंक वी हैव डिस्कस दिस। तो वो एशियन नेशंस के पास सामान भेजता है एंड वहां से हमारे पास रीरूट होकर हमारे इंडियन मार्केट में आता है, पहली चीज। तो उसको हमने सिली बोला, हमने नहीं, उन्होंने सिली बोला। एंड उसके बाद उन्होंने बोला यही चीज कि दिस शुड नॉट बी डन, है ना, आगे ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो अब जो फ्रेश राउंड ऑफ एग्रीमेंट होंगे उसके अकॉर्डिंगली मे बी ये रीराउटिंग जो है वो बंद करने की बात की जा सकती है। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने यही बोली कि जो एशियन नेशंस के साथ जितना भी हमने ट्रेड किया है, तो चलो सस्ता सामान तो आया ही आया, दूसरा जो हमने ट्रेड किया ना, हमारा हमेशा से जो ट्रेड है वो डेफिसिट में रहा है। ठीक है, कि जो ट्रेड बैलेंस इंडिया और एशियन नेशंस का है वो इंक्रीजिंगली अनफेवरेबल होता जा रहा है इंडिया के लिए, क्योंकि 2017-18 के अंदर मिनिस्ट्री ने ये जो डेटा निकाला है उसके अकॉर्डिंगली एशियन कंट्रीज से जो हमने एक्सपोर्ट किए थे वो 34.2 बिलियन थे एंड जो हमने इंपोर्ट किया है 47.1 बिलियन है। ठीक है, एंड 2024-2025 के बेसिस पे अगर हम देखें तो अभी भी हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, एनुअल रेट के अकॉर्डिंगली अभी एवरेज निकलेगा ना, तो उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला 1.7% के हिसाब से हमने 39 बिलियन जो है एक्सपोर्ट किया। इंपोर्ट की जब हम बात कर रहे हैं वो 7.5% जो है इंक्रीज होकर 84.2 बिलियन हो गया। तो ट्रेड डेफिसिट जो है वो 47.2 बिलियन हमारा एशियन नेशंस के साथ चल रहा है। ठीक है, सो अब फ्रेश राउंड ऑफ टॉक्स के अंदर या तो ये चीजें होंगी कि हमारे पास जो चाइना का सामान है वो रीरूट करके मत भेजिए। ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से जो SOPs की बात कर रहे हैं या जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा उसको हम ले आउट करें, या जो हमारे पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की सिचुएशन आ रही है वो फ्री ट्रेड जो है वो स्पेसिफिकली फॉर एशियन नेशंस ही हो। ठीक है, तो कौन सी कंट्रीज है? ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। एंड 15 नेशन की FTA है जिससे इंडिया वॉकआउट कर चुका था इन 2019, जिसके ऊपर अब दोबारा से यहाँ पर चर्चा की जाएगी। सवाल क्या है? एशियन एम्स टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2045। सेकेंड, द ब्लॉक
that is Asian bloc, combined nominal GDP is around 4.25 trillion with a population of approximately 690 million. Which of the statements above is or are correct? तो ये फैक्ट्स हैं, रीसेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसीलिए इनको पुट किया गया है क्योंकि हम एशियन नेशंस पे टाइम एंड अगेन हमने बहुत बार डिस्कशन कर ली, तो बेसिक सवाल अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। इन केस अगर आप नया सब्सक्राइबर की तरह यहाँ पर हमें वीडियो को देख रहे हो तो पिछली वीडियोस को प्लीज इसमें देख लेना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी बनता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन था, फैक्चुअल बेसिस पे ये एशियन की ही वेबसाइट से आपसे लिया गया है, ठीक है। 4.25 ट्रिलियन यूएस डॉलर, पॉपुलेशन 690 मिलियन पीपल की है, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी में वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी टुगेदर, ऑल टुगेदर ये ब्लॉक बनने की कोशिश या ऑब्जेक्टिव रखता है एटलीस्ट बाय 2045। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से आपको इसको ध्यान में रखना था। देन व्हाट आर द न्यू रूल्स ऑन केमिकली कंटामिनेटेड साइट्स? तो इसके पीछे का भी यहाँ पे रीजन क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हमारे पास कंटामिनेशन साइट्स बहुत ज्यादा है, लैंडफिल्स हैं, ठीक है। हमारे पास वाटर को रिलेटेड जितने भी पोल्यूटर पेस प्रिंसिपल हैं, बट उनकी एप्लीकेशन या इंप्लीमेंटेशन की जब हम बात करते हैं वो चीज़ों के ऊपर यहाँ पर अभी सरकार इतना ज़्यादा विजिलेंट नहीं हुई है। तो अब विजिलेंट होने के बाद भी देयर आर सर्टन प्लेसेस, सर्टन एरियाज जहाँ पे अभी आप ग्रे एरियाज बोल सकते हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस या कोडिफिकेशन जो रिक्वायर्ड थी वो नहीं हो पाई थी, ठीक है। कि लास्ट स्टेप रिगार्डिंग कोडिफिकेशन या लीगल कोडिफिकेशन रिमेन्ड अनफुलफिल्ड, ठीक है। कि पहला हमारे पास क्या रोल होता है कि आपको एक इन्वेंट्री बनानी है कि कंटामिनेटेड साइट्स कौन सी होती हैं, ठीक है। अब आप उनके अकॉर्डिंगली गाइडेंस या डॉक्यूमेंट या असेसमेंट कर सकते हो कि कौन सी साइट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनको किस तरीके से हम बेटर कर सकते हैं, ठीक है। ओरिजिनल जगह पे लेकर आ सकते हैं, मतलब जितना हमने वहाँ पे कंटामिनेशन किया है उसको नॉर्मल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेवलपिंग अ लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड फाइनेंशियल फ्रेमवर्क फॉर द रीमीडिएशन ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स, क्योंकि अगर हम रीमीडिएशन करने की कोशिश करते हैं, बैक टू उनको नॉर्मल लाने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक कोडिफाइड लॉ चाहिए होगा, रिटन लॉ चाहिए होगा। उसी के रिगार्डिंग जो लीगल कोडिफिकेशन है, नए रूल्स निकाले गए हैं जिनका क्या नाम रखा गया है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड कंटामिनेटेड साइट्स रूल ऑफ 2025, जो कि एड्रेस करेगा केमिकल कंटामिनेशन को, जो कि अभी तक बहुत सारी साइट्स पे देखने को मिल रही है, बट उनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता था क्योंकि हमारे पास कोई लीगल प्रोविजन उसके लिए अवेलेबल नहीं था, जहां से हम जिस व्यक्ति ने या जिस कंपनी ने वो कंटामिनेशन की है उसको दोषी ठहराए जाए, ठीक है। तो अब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अकॉर्डिंगली कंटामिनेटेड साइट्स वो साइट्स होती हैं जहां पे हजार्डस एंड अदर वेस्ट को डंप किया गया है हिस्टोरिकली, मतलब काफी टाइम से उसको डंप किया जा रहा है, एंड इट हैज रिजल्टेड इन द कंटामिनेशन ऑफ सॉइल, ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर, जो कि अब थ्रेट है टू ह्यूमन लाइफ एंड वेलफेयर एज वेल एज द एनवायरमेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको क्या बोला जा रहा है कि जो पोल्यूटर्स है वो रिस्पॉन्सिबल हैं इस कंटामिनेशन के लिए। अब क्योंकि अब वो हिस्टोरिकली डंप कर रहे हैं इन सब केमिकल्स को, आधी से ज्यादा कंपनीज ऐसी हैं जो बंद हो चुकी है, जो रनिंग फेज में है, अभी भी इतना ज्यादा कंटामिनेशन कर चुके हैं कि अगर उनके ऊपर कोई भी ऐसा पैसे को लेकर फाइन वगैरह लगाया जा सके तो उनकी इतनी, आप कह सकते हो कि सक्षम नहीं है इतने कि वो उन सबको वापस से पे कर पाए, ठीक है। सो अब इनके लिए क्या है, इंक्लूड क्या क्या किया गया इसके अंदर, लैंडफिल्स, डंप्स, वेस्ट स्टोरेज एंड ट्रीटमेंट साइट्स, स्पिल साइट्स, केमिकल वेस्ट हैंडलिंग एंड स्टोरेज साइट्स। तो 103 ऐसी साइट्स अभी तक यहाँ पर कर दी गई हैं आइडेंटिफाई, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्लीनिंग द कंटामिनेटेड सॉइल, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, सेडिमेंट्स बाय अडॉप्टिंग अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि ये काम ना रुके, ठीक है, इनकी रीमीडिएशन का काम ना रुके, तो उन्होंने यही चीज बोली है यहाँ पर कि जो कंपनीज अब पैसा अफोर्ड नहीं कर सकती, सेंट्रल गवर्नमेंट या अलॉन्ग विद स्टेट गवर्नमेंट्स यहाँ पर रीमीडिएशन के ऊपर काम करेंगी, बट जो लाइबिलिटी है इसकी कि कितनी ज़्यादा उस पर अब सज़ा हो सकती है या जो भी है, जो भारतीय न्याय संहिता के तहत यहाँ पर जस्टिफाई किया जा सकता है, वो जितना भी व्यक्ति ने खुद से किया है, जो कंपनी ने खुद से किया है, उसके लिए वो खुद से लाइबल होगी, ठीक है। सो ये चीज़ आपको यहाँ पर न्यूज़ में बताई गई है। तो इससे जुड़ा सवाल क्या है, माइनिंग ऑपरेशंस आर एन एक्सेप्शन टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रूल्स 2025। Second, the central government will take the civil and criminal liability for the remediation of the waste. Which of the statements above is or are correct? तो इसकी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब मैंने आपको जानबूझ के नहीं बताया था, कंटामिनेशन के लिए ना एक्सेप्शंस उन्होंने रखी हैं कि जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है, माइनिंग ऑपरेशंस है, पोल्यूशन ऑफ द सी बाय ऑयल है एंड सॉलिड वेस्ट फ्रॉम डंप है, ये एक्सेप्शंस हैं। क्यों? क्योंकि ये अलग रूल्स के अंडर आते हैं, ठीक है, तो वो इसका पार्ट नहीं होंगे। मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ कंटामिनेटेड साइट्स रूल्स 2025 का ये पार्ट नहीं होंगे, ठीक है, तो ये इसकी एक्सेप्शन है।
प्लस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्यों लेगी लाइबिलिटी, वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करके रिमीडिएशन करने की बात कर रही है। सिविल हो या क्रिमिनल लाइबिलिटी हो, वो किसके ऊपर जाएगी, जिसने पोल्यूट किया है, दैट इज द पोल्यूटर। तो करेक्ट आंसर इसकी स्टेटमेंट नंबर सिर्फ 1 है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। देन व्हाट इज तेलंगाना कालेश्वरम प्रोजेक्ट, तो इसकी ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको मेजर सी में बात बता रही हूँ यहाँ पे, इसका डिटेल आप खुद से पढ़ोगे। जिस्ट मैं आपको बता देती हूँ इसकी क्या है, कि एक प्रोजेक्ट था तेलंगाना के अंदर, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो कि ऑनगोइंग है फॉर बिल्डिंग, ठीक है। तो अब गोदावरी जो है उसके ऊपर इसे बनाने की बात की जा रही थी, ठीक है, गोदावरी की स्पेसिफिक कॉन्फ्लुएंस। तो चलो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि जो हमारे पास कॉन्फ्लुएंस पॉइंट है वो कौन सी रिवर के साथ है, गोदावरी के, ठीक है। तो अभी के लिए हम इसको गोदावरी ले लेते हैं। तो उसकी स्पेसिफिकली एक प्रोजेक्ट है जिसका क्या नाम था, प्रोजेक्ट के अंडर हमारे पास जगह थी, दैट वाज तुमिदिति, ठीक है। इनिशियली वहां पे प्रोजेक्ट बनाया गया जिसकी आपको ये पिक्चर दिख रही है। तो अब यहाँ पे पानी को रोक के इरिगेशन के लिए सप्लाई दी जा रही थी आसपास वाले एरिया को, जो कि काफी लार्जर एरियाज को एकर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर सप्लाई देने वाला था। बट सिंस अब कंस्ट्रक्शन की जब हम बात कर रहे हैं, वहां पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन का जो मटेरियल यूज किया दैट वाज सेमी परमिएबल। अब सेमी परमिएबल का मतलब क्या होता है कि वहां से पानी रिसना शुरू हो गया, ठीक है। सो अब हमें तो सॉलिड ब्लॉक्स चाहिए थे, तो सेमी परमिएबल जो है जगह या सेमी परमिएबल जो हमारे पास आप कह सकते हो मटेरियल है, उसकी यूजेज की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी, ठीक है। सो इसी वजह से देखने को मिल रहा है कि वापस से 11,000 करोड़ रुपए कहाँ पे इन्वेस्ट किए गए, मेडीगड्डा के अंदर, वापस से इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो दैट वाज अ लॉस। इनिशियली ये माना जा रहा था कि 90 करोड़ के आसपास, 90 लाख करोड़ टू बी एग्जैक्ट, सॉरी 90 करोड़ की बात हो रही थी, ठीक है, 900 करोड़ के आसपास, 90 भी नहीं 900 करोड़ के आसपास इसका एक प्रोजेक्ट का टोटल हमारे पास बजट था, ठीक है। अब सिंस उसमें से वापस से पैसा लगाया जा रहा है, तो फाइनली देखा जा रहा है कि इसका जो अमाउंट है वो और ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। सो अब अकॉर्डिंगली जो पैसा है वो दोबारा से री इन्वेस्ट होगा। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि इसको शिफ्ट क्यों किया गया, बल्कि जितनी भी रिक्वायर्ड परमिशंस थी वो मिल चुकी थी, एंड क्यों इसको शिफ्ट करने की बात की जा रही है, एंड क्यों ऐसा मटेरियल यूज किया जा रहा है, एंड इसी के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर चर्चा किए जाने की बात की जा रही है, ठीक है। सो ये एक प्रोजेक्ट है, इसको सिर्फ एक ओवरव्यू में लाइट रीडिंग के तौर पर पढ़ना, इतना इन डिटेल पढ़ने की जरूरत आपको नहीं है। सवाल देख लेते हैं। हमने सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी से रेलेवेंट चीजों को पढ़ना ही है, थोड़े एक्सेसिवली स्टेट्स के अंदर डिटेल में आ जाता है, हमें सिर्फ प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए एंड क्या क्या चीजों के साथ ये डील कर रहा है, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ आपको इन डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं, लाइट रीडिंग इसको दे देना। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, ठीक है, साबरी, इंद्रावती, परवरा, पूर्णा। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज प्रवरा, ठीक है। प्रवरा आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब हम लेफ्ट एंड राइट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लो ऑफ द रिवर, ठीक है। फ्लो ऑफ द रिवर के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं लेफ्ट बैंक है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। दिस इज गोदावरी, तो हमें पता है कि राइट बैंक पे आ रही है, तो प्रवरा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है, इंडिया हैज सेट एन एग्जांपल फॉर लायन कंजर्वेशन मिनिस्टर। तो अभी हमारे पास लायन कंजर्वेशन डे था या वर्ल्ड लायन डे का फंक्शन हुआ था, ठीक है। वर्ल्ड लायन डे कब आता है हमारे पास, 10 अगस्त को आता है। उसके अंडर उन्होंने यहाँ पर जो मिनिस्टर है उन्होंने स्टेटमेंट दी, काफी ज्यादा उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन की ऑफ द मोदी गवर्नमेंट ऑल्सो, कि हमने जो हमारे पास बिग 7 है, बिग 7 में से बिग 5 जो कैट्स है हमारे पास, उनकी कंजर्वेशन के लिए उन्होंने टाइमली बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स को रन किए जो कि सक्सेसफुल भी रहे। स्पेसिफिक मेंशन उन्होंने किया यहाँ पे एशियाटिक लायंस का, जो कि सोलली उन्होंने बोला कि पाए जाते हैं कहाँ पे, गिर के अंदर, एंड गिर कहाँ है, गुजरात के अंदर, ठीक है। उनकी भी जो पॉपुलेशन है वो ग्रो की गई है, ठीक है, ये ग्रो हो गई है, ठीक है, टाइम एंड अगेन अगर हम देख रहे हैं। एंड स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर एक पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी दैट इज मालाधारी, उनकी अप्रिसिएशन की है, क्योंकि जो मालाधारी हैं, क्योंकि पैस्टोरलिस्ट कम्युनिटी है, उनका टाइम एंड अगेन यहाँ पर को एग्जिस्ट करना विद द एशियाटिक लायंस, कि कोई भी ऐसी हमारे पास ह्यूमन एंड एशियाटिक लायंस में अगर आमना सामना भी हुआ है, कोई ऐसी गलत न्यूज हमारे सामने नहीं आई है, ठीक है, कि उन्होंने इतना पीसफुली एक दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट किया है, तो एक उन्होंने उसकी सराहना की।
स्पेसिफिकली उन्होंने यहाँ पर चीता री इंट्रोडक्शन की बात की एंड उन्होंने बोला कि 70% ऑफ द ग्लोबल की जो टाइगर पॉपुलेशन है वो इंडिया के अंदर है एंड जो स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन है उसके लिए भी एफर्ट्स हमारे चल रहे हैं एंड टाइम एंड अगेन प्रोजेक्ट लायन, टाइगर, एलिफेंट, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड चलता जा रहा है एंड फर्दर हम जो है अब कैट्स के ऊपर और फोकस करने की कोशिश करेंगे एंड 2 कैट्स ही हमारे पास रह गई हैं, जैगुआर एंड प्यूमा, जिनके ऊपर या जिनकी कंजर्वेशन के ऊपर आने वाले टाइम में देयर आर चांसेस के काम किया जाएगा, बट नेटिव नहीं है वो इंडिया के इतने ज़्यादा, बट अगर इंडिया में थोड़े बहुत भी पाए जाते हैं तो उनकी कंजर्वेशन या उनकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाने की जो है वो जिम्मा या उनकी कंजर्वेशन की बात है वो इंडियन गवर्नमेंट बखूबी यहाँ पे निभाने के लिए तैयार है। एंड यहाँ पर ऑल 7 बिग कैट स्पीशीज फाउंड अक्रॉस 97 कंट्रीज, जिसमें स्पेसिफिकली अफ्रीका और एशिया है। नॉलेज शेयरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत हम इनकी कंजर्वेशन के एफर्ट्स लेने को या रखने को तैयार हैं। एंड उन्होंने बहुत सारे अब और प्रोजेक्ट्स, ठीक है, 11 इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो कि 189 करोड़ के हैं, जिसमें नए सफारी पार्क, इंटरप्रिटेशन सेंटर एंड ब्रीडिंग सेंटर्स जो कि बर्दा के अंदर है उसको लॉन्च भी किया। तो आने वाले टाइम में भी हो सकता है इसकी रिगार्डिंग भी कोई न्यूज़ आए, कोई भी न्यूज़ आती है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। और इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ भी पूछा नहीं गया है या बताया नहीं गया है, ठीक है। तो इससे जुड़ा सवाल यही है, कंसिडर द फॉलोइंग अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, IUCN रेड लिस्ट वल्नरेबल, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, अगर हम बात करें यहाँ पे एशियाटिक लायंस, ठीक है, एशियाटिक लायंस, तो ये मिस आउट हो गया पॉइंट, विद रिस्पेक्ट टू एशियाटिक लायंस, A 1 and 2, B 1 and 3, C 2 and 3, D all of the above। इसका करेक्ट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर C 2 and 3। तो एशियाटिक लाइन्स की जब हम बात कर रहे हैं, कॉमन नेम है उनका एंड पैंथेरा लियो पेरिस्का इनका जो साइंटिफिक नाम है। पॉपुलेशन ऑल ओवर इंडिया देख रहे हैं हम, इतना हाइट दी गई है, लेंथ दी गई है, वेट दी गई है एंड स्टेटस की बात करें तो शेड्यूल 1 है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट का, अपेंडिक्स 1 है साइट्स का एंड वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट के अंडर, ठीक है। तो ये आपको स्पेसिफिकली यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। सो दैट इज ऑल टुगेदर हमारे आज के सवाल, बट आपके लिए अब आप होमवर्क तो है ही है, जस्ट टू बिल्ड अप योर स्टोरी लाइन। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है वो हाउस पैनल ऑन इंडिया US रिलेशनशिप के साथ यहाँ पर उनके ऊपर डिस्कशन करेगी। तो हाउस पैनल क्या होता है, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं, तो क्या उनके साथ यहाँ पर क्या क्या होगा, तो आपका हाउस पैनल के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ठीक है। एंड USA के साथ जो हमारा 50% टैरिफ वाला जो भी इशू है उसके ऊपर आप थोड़ा सा यहाँ पर बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा और कुछ नहीं है। एंड इन केस इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर UPSC वी हैव एन ऑनगोइंग बैच, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सेम फॉर द केस ऑफ टेस्ट सीरीज। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। कोर्स की इंक्वायरी करना चाहते हैं तो टोल फ्री नंबर आपको बताया गया है 1800890304 या ईमेल कर सकते हैं आप हमें sleepy.class@gmail.com पे। दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे, थैंक यू सो मच।